Question number 85. Yeah, one of these evaporator is used for evaporation of viscous liquid. जो हमारी लिक्विड होता है विस्कस, विस्कस का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी में ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जो एक तो वाटर पानी होता है और एक होता है हमारा शहद हनी। तो इनके अंदर विस्कोसिटी अगर मैं बताऊं तो विस्कोसिटी हनी की ज़्यादा होती है। तो हम क्या कैसे पता लगा सकते हैं विस्कोसिटी का? हम अपने माइंड में क्या अर्थ लगा सकते हैं? जो गाढ़ा ज़्यादा हो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा। जो ऐसे गाढ़े सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड होते हैं, इनका इवापोरेशन हम किससे करते हैं? इवापोरेटिंग पैन से, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर से, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर से, हॉरिजॉन्टल फिल्म इवापोरेटर से। तो ये हमें याद ही रखना है, ये किससे होता है? हमारा फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेशन। इसके अंदर जो हमारा सब्सटेंस से क्या फोर्सफुली मतलब सर्कुलेट किया जाता है। अगर आपने देखा होगा फोर्सफुली सर्कुलेट करेंगे तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है? लूज हो जाती है बहुत हद तक। इसे ऐसे भी देख सकते हैं। जब भी आप सब सुबह मतलब दही खाते होंगे तो मैं अपने घर की बताता हूँ, जब भी दही बनती है तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है ना बहुत हाई होती है। मतलब ऐसे चम्मच से ऐसे पनीर काटते हैं ना, इस तरह कटती है वो, क्या नाम है हमारी दही। जैसे हम चम्मच लेकर उसमें ऐसे घुमा दे चम्मच दही के, जो भी वेसल होगा या कंटेनर होगा, तो उसकी विस्कोसिटी लूज हो जाती है। फिर वो बिल्कुल एक तरह से मतलब होती तो दही जितनी गाढ़ी है, लेकिन उसे हम लिक्विड की तरह ना एक साइड से दूसरी साइड इजीली वो कर सकते हैं ट्रांसफ़र। लेकिन जब वो जमी हुई होती है तो इतनी टाइट होती है वो दही कि उसे वाटर की तरह यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसी तरह इसके अंदर भी क्या है, विस्कस लिक्विड को फोर्सफुली क्या है, सबसे पहले से एक तरह से फोर्सफुली क्या है आपस में मिलाया जाता है, जिससे इसकी विस्कोसिटी लूज होती रहती है साथ साथ, और ये क्या होता है? इवापोरेट होता है। मेरे ख्याल से इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत होगी, आगे चलते हैं। द रेट ऑफ इवापोरेशन कैन बी इंक्रीज बाय। जो इवापोरेशन रेट है कैसे इंक्रीज हो सकता है? पहले हम देखते हैं इवापोरेशन होता क्या है। ये आपके घर का फर्श है। जब आप पानी पीने के लिए गिलास लाए, जैसे ही किसी भी चीज़ से आपने गिलास से भरा, आरओ वगैरह जहाँ से भी भरा, गिलास भर के थोड़ा सा पानी नीचे खिंड जाता है। जो नीचे गिर जाता है ये पानी, ये ऐसे फैल जाता है। तो मान लो फर्श पे गिरा तो ये फर्श पे तो ऐसे फैल गया पानी, और जैसे आप 2 मिनट वहीं खड़े रहोगे तो पानी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये क्या है? जमीन से एटमॉस्फेयर से हीट लेता है, गर्मी को लेता है, और उस हीट से अपने आप को क्या चेंज कर देता है? वाटर से वेपर के अंदर चेंज होता है। इसी क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर यही पानी आप जितना पानी आपने फर्श पे गिराया, यही पानी क्या है, आप एक उस गिलास की तली में छोड़ दो, यहाँ बॉटम पे पानी छोड़ दो, जितना पानी आपने नीचे गिराया था उतना पानी आप यहाँ छोड़ दो, और 2 मिनट क्या तुम 10 मिनट भी खड़े रहोगे तो भी पानी वहाँ का वहीं रहेगा। थोड़ा बहुत उड़ सकता है लेकिन वो ही रहेगा, 1-2 ml उड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो ये पानी क्या इतनी जल्दी उड़ता नहीं है। इसका मतलब इवापोरेशन तो भी हमने यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना लगाया था, कोई डिवाइस थोड़ी ना था जिससे पानी उड़ गया। जब यहाँ से पानी ऊपर उड़ गया तो यहाँ से भी उड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं उड़ा। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लगी कि अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो इवापोरेशन क्या होता है? फास्ट। अगर सरफेस एरिया छोटा है तो इवापोरेशन क्या होता है? स्लो। तो ये क्या है? रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है कब? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। रिमूविंग द वेपर्स अबाउ द इवापोरेटिंग लिक्विड सरफेस। जो एक इवापोरेटिंग लिक्विड सरफेस है इसके ऊपर से वेपर को हटा दें हम। ये तो कुछ ऐसा मतलब सॉलिड सा नहीं लगा। मतलब ये बात सही है, अगर हम ऊपर से हटा दें, अगर हम वेपर हटा देंगे तो उसे वो क्या है अपने आप को उस वेपर की जगह भरने के लिए कोशिश करेगा और एनर्जी लेके जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इससे अच्छा आंसर मिलता है तो हम इसे छोड़ देंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो हमें ये आंसर मतलब मानना पड़ेगा। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड क्या है? एक वही है, ये नहीं, दूसरा करते हैं, यहाँ बैठेगी नहीं बात। ये आपका फर्श है, यहाँ पे तो आपने इतने पे क्या खिंडा दिया, मतलब गिरा दिया पानी, और इतने पे क्या गिरा दिया आपने? शहद। इसकी विस्कोसिटी कम है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये कह रहा है अगर विस्कोसिटी आप बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्या इसका इवेपोरेशन जल्दी होगा लिक्विड से? नहीं।
तो ये तो बात गलती हो गई, ये तो मान ही नहीं सकते हम। डिक्रीज द सरफेस एरिया, जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल बताया था। आपकी बार, आपके हाथ में पानी है, इधर तो आपने क्या है फर्श पे गिराया, मान लो एक गिलास पानी फर्श पे गिराया और एक गिलास पानी आपने गिलास में भर के रख दिया। इधर सरफेस एरिया ज़्यादा है, इधर कम है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तभी तो इवापोरेशन बढ़ रहा है, सरफेस एरिया कम कर रहे हैं तो इवापोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। और ये कह रहे हैं कि डिक्रीज कर दो सरफेस एरिया तो आपका इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात भी गलत है। अब आज हमारे दोनों ये गलत है, ये भी और ये भी, तो हमें आंसर क्या मानना पड़ेगा, ए। बाकी मैं एक बार दोबारा इवापोरेशन बता रहा हूँ, हमें इवापोरेशन प्रोसेस पता होना चाहिए, ऑप्शन में भी अलग आए पेपर के अंदर। इवापोरेशन दो वर्ड होते हैं, एक तो इवापोरेशन और एक वेपोराइजेशन। इवापोरेशन के अंदर हमें कोई अलग से गर्म नहीं करना पड़ता, वो हमारे एटमॉस्फेयर से हीट लेते हैं और उसे उस हीट को लेकर क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं या इवापोरेट हो जाते हैं। हीट ली, हीट से अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, मतलब उनके बाइंडिंग लिक्विड के बीच में बॉन्ड होते हैं ना, उस बॉन्ड को तोड़ा और गैस के अंदर क्या होगा, चेंज। वेपोराइजेशन के अंदर बस ये होता है, यहाँ तो एटमॉस्फेयर से ले रहा है, इधर हम अपने आप प्रोवाइड करते हैं उसे हीट, बॉईल कर देंगे उसे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड ऑन, जो इवापोरेशन रेट है किस चीज पे डिपेंड करती है। अभी हमने देखो बहुत सारा डिस्कस किया था, सरफेस एरिया। हाँ, अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा, अगर पानी फर्श में खिंडा है, बड़े सरफेस एरिया पे खिंडा है, खिंडने का मतलब होता है, मैं बार बार सॉरी ये वर्ड बोल जाता हूँ, एक नॉर्मल वर्ड बोलेंगे तो सबके समझ आए। जब पानी फर्श पर गिर जाता है, जिसका सरफेस एरिया बड़ा है तो जल्दी इवापोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो इवापोरेशन कम होगा, तो ये तो करता है बिल्कुल। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो उसे एटमॉस्फेयर से जल्दी क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, जल्दी अपने मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा और जल्दी ही क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अगर ठंड का मौसम है तो उसे एटमॉस्फेयर से हीट नहीं मिल पाएगी, अगर एटमॉस्फेयर से हीट मिलेगी ही नहीं तो लेगा क्या एटमॉस्फेयर से, फिर अपने बॉन्ड्स को तोड़ेगा कैसे, और बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो गैस में चेंज नहीं हो पाएगा। तो इस पर भी करता है। विस्कोसिटी, हाँ, शहद और पानी के इवापोरेशन में अंतर होता है ना, तो विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इवापोरेशन उतना कम होगा, और विस्कोसिटी जितनी कम होगी इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी का जैसी नाम आए तो आपके दिमाग में दो शब्द आने चाहिए बस। मुझे तो इसलिए होता है, जब भी विस्कोसिटी आए आपके दिमाग में, आपके माइंड में आने चाहिए कोई भी दो, सॉरी, कोई भी दो पदार्थ अपने दिमाग में सेट बिठा लो। मैंने बिठा रखा है, जैसी विस्कोसिटी वर्ड आता है मैं सोचता हूँ पानी और शहद। आप भी कुछ भी सोच सकते हो जो भी आपका मन करे, दो ऐसे लिक्विड अलग अलग मात्रा के, आपको विस्कोसिटी की सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ दीज इज अ नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर, इसके अंदर से कौन सा है जो नेचुरल सर्कुलेशन इवापोरेटर है, एक तरह से इवापोरेटर है। ये कौन सा होता है हमारा, इवापोरेटिंग स्टिल, लॉन्ग ट्यूब इवापोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर। ये सेम इवापोरेटर होते हैं लॉन्ग ट्यूब में, मतलब इवापोरेशन जब जहाँ ट्यूब में होगा, फिल्म टाइप में होगा, हॉरिजॉन्टल फिल्म है, या इवापोरेटिंग स्टिल्स है। तो इसका क्या होता है हमारा इवापोरेटिंग स्टिल्स, ये नेचुरल है। द लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट, जो लिक्विड है वो बॉईल होना कब स्टार्ट करता है, अभी मैंने बताया ना, वेपोराइजेशन और, एक मिनट, अभी मैंने बताया था वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में अंतर। वही कह रहा है, वेपोराइजेशन को ही बॉइलिंग बोल देते हैं। बॉइलिंग मतलब कोई लिक्विड बॉईल हो रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा। देखो, ये मेरा लिक्विड है, यहाँ पे इसका कुछ टेम्परेचर होगा, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ इसका कोई टेम्परेचर होगा। अगर इसका बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है अंदर से, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपोराइजेशन या इवापोरेशन, कुछ भी हो सकता है। अगर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर का कम है
तो ये क्या है, ये उसी अवस्था में बना रहेगा। और अगर ये दोनों टेम्परेचर सेम हो जाए तो ये क्या होता है, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कह रहा है वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीधी सी बात है, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी क्या है, बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो क्या होगा, वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो ये क्या होगा, मतलब बॉइलिंग होना स्टार्ट नहीं होगा, जिस स्टेट में उसमें रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ जिसे समझ नहीं आया, वो ये टर्म भी याद कर सकता है सीधा। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वेपोराइजेशन। और अगर वेपर प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो फ्रीजिंग कंडीशन। ठीक है, तीन चीज। आगे चलते हैं। बॉयल की बात कर रहा था तो ये हो गया। वोलेटाइल ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। जो वोलेटाइल ऑयल होता है सेपरेट होता है किससे, क्रूड ऑयल से। किस प्रोसेस के द्वारा, ये बहुत पूछता है कि वोलेटाइल ऑयल को अगर हमें एक्स मतलब वोलेटाइल ऑयल को अगर हमें निकालना है या सेपरेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या बॉइलिंग विद सोलवेंट। इसके अंदर से कौन सा तरीका हम यूज करते हैं, ये कौन सा तरीका यूज होता है हमारा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। वोलेटाइल ऑयल है, मतलब ये जो क्रूड ड्रग है इसके अंदर से जो हमारा क्या नाम सब्सटेंस है वो क्या वोलेटाइल नेचर का है। तो हम क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस सबको पता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर भी। ये होती है हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ से बॉईल किया हमने, जो हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस है उड़ गया, यहाँ से वेपर फॉर्म हमने इधर आई। ये जो ब्लू ब्लू है ट्यूब है, ये कंडेंसर है, या ये कंडेंस कर देती है। यहाँ क्या ठंडा पानी फ्लो होता है, ये वेपर को जब ठंडे पानी से फ्लो होगा तो ये वेपर किसके अंदर, ये मतलब ये चारों तरफ है ट्यूब के बीच से जो एक ऐसे स्ट्रो जाती है, ये सीधी इसके अंदर गिरती है। तो जब आसपास ठंडा पानी मूव होगा तो जो हमारी वेपर है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वापस कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। यही प्रोसेस होता है क्या, डिस्टिलेशन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। वोलेटाइल ऑयल आर प्यूरिफाइड बाय, जो वोलेटाइल ऑयल है ये किसके द्वारा प्यूरिफाइड होते हैं, सेपरेट किसके द्वारा होते हैं, हमारे डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ही। अब प्यूरिफाई किसके द्वारा होते हैं, यही डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन कौन सा, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। कौन सा डिस्टिलेशन होता है, ये होते हैं हमारे स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। स्टीम डिस्टिलेशन भी कोई अलग नहीं है, ऐसे ही है देखो। यहाँ हीट है, ये स्टीमर बॉयलर है, यहाँ से मतलब वाटर को बॉईल कर रखा है, ये स्टीम जाती है नीचे, यहाँ डायरेक्ट स्टीम फ्लो हो रही है। यहाँ से क्या है, ये जो कंटेंट है हमारा प्लांट मटेरियल बॉयलर की इधर आता है, यहाँ कंडेंसर है, ट्यूब है, बीच से आता है और यहाँ क्या है, कंडेंस होकर इसके अंदर गिरता रहता है, वोलेटाइल ऑयल है। ये हमने कर लिया। फॉर ऑयल लाइटर देन वाटर, और मतलब ये हमारा वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल है, हमें पता है ऑयल वाटर से हल्का होता है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर के ऊपर क्या हो जाएगा, इजीली सेपरेट हो जाएगा, इस तरह हो जाता है। अब हमें पता है ना, यहाँ से जो हमारा निकला, इसके अंदर से स्टीम होकर निकला, इसके अंदर ऑयल भी होगा वाटर भी होगा, लेकिन जब ऑयल वाटर अलग अलग होगा तो सेपरेट इजीली हो जाएगा क्योंकि ये मिसिबल नहीं होता आपस में। ठीक है, अब हमारी मैराथन क्लासेस भी चलने वाली है तो चलो बाद में बताऊंगा एंड में। स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग, जो स्टीम डिस्टिलेशन है ये किस चीज़ को अलग करने में यूज़ होता है हमारा। अभी हमने यहाँ क्या लिया था, ये प्लांट मटेरियल लिया था ना। अब मुझे थोड़ी ना पता है इसके अंदर क्या मिसिबल है क्या मिसिबल है, सब कुछ एक जगह मिला हुआ है। तो हमारा किसके अंदर यूज़ होता है, ये मिसिबल सॉल्वेंट के अंदर यूज़ होता है।
ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये भी कहाँ यूज़ होता है? मिसिबल में। जो नोट्स बना रहा हूँ प्लीज़ एक साथ लिख लेना ये कि क्या नाम, वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन में स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस चीज़ को सेपरेट करते हैं? तो वोलेटाइल लिक्विड को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। मिक्सचर ऑफ एनिलाइन या एनिलीन एंड वाटर, एनिलीन और वाटर ये कैसा है? इमिसिबल लिक्विड है, आपस में मिलते नहीं है। ये बॉईल किस पे करते हैं? मतलब अगर जब हम इन्हें बॉईल करते हैं, इमिसिबल है, बॉईल कर देंगे तो एक चीज़ तो उड़ जाएगी और दूसरी चीज़ नहीं उड़ेगी। तो इसे कितने डिग्री पे बॉईल करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे, या 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पे। ये एनिलीन और वाटर के मिक्सचर को कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। ये हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे करते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री का साइन नहीं पता मुझे, सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे कम पे करेंगे तो वाटर तो हमारा वेपोराइजेशन नहीं होगा, एनालाइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, इसलिए हम करते हैं इस पे। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय, देखो एल्कोहल के अंदर वाटर मिला दे। अब कोई इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेन मत चले जाना कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो इसलिए पौवा लेने जा रहा हूँ। जो एल्कोहल है अगर इसके अंदर वाटर मिला दे, आपको क्या, जैसे तेल पानी मिलाते हैं तो एक साथ क्या एक लेयर बन जाती है अलग अलग, क्या एल्कोहल और वाटर की बन जाती है? नहीं ना। सुना होगा जो बहुत से लोग हैं, जब कभी रास्ते में जाते होंगे देखे होंगे, एक पानी सी की थैली लेके रखते हैं और वो गिलास में डाल डाल के पीते रहते हैं पानी को और शराब को मिला के। तो ये क्या मतलब मिसिबल होते हैं आपस में। और मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो एरोमेटिक वाटर होता है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? एरोमेटिक पता है ना कौन सा होता है ये? एरोमेटिक होता है खुशबू वाला। खुशबू मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक वाटर जिसके अंदर से खुशबू आती है, जैसे हमारे डिओड्रेंट हो गए। परफ्यूम लिख देता हूँ आपको याद हो जाएगा, परफ्यूम। ऐसे वाटर जो परफ्यूम मतलब जिसके अंदर सुगंध आती है, सुगंधित वाटर। ये किस प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन, स्टेम डिस्टिलेशन, बॉइलिंग वाटर डिस्टिलेशन, किसके द्वारा? तो देखो ये किसके द्वारा करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। कैसे डिस्टिलेशन है? यहाँ कोई पदार्थ है, इसके अंदर कोई फूल है, उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो हम क्या करते हैं इस फूल को पूरा मैश करके इस पानी के अंदर मिला देंगे, तब इसे हम बॉईल करेंगे। इसकी जो वेपर होगा, जो इसका वेपर होगा उसके अंदर स्मेल होगी अच्छी। इस स्मेल को, इस वेपर को हम क्या यहाँ से निकाल के कंडेंस करके इसके अंदर इकट्ठा कर लेंगे। अब जो वाटर ये हमें मिला ना लिक्विड, ये एरोमेटिक लिक्विड है, मतलब सुगंधित वाला, मतलब खुशबू वाला पानी, कुछ ही बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। एक बबल कैप प्लेट होती है, ये क्या मतलब किस से संबंधित है? ये हमारा स्टीम डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, सिंपल डिस्टिलेशन से, या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से? ये किससे होती है हमारी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये प्लेट कुछ इस तरह की होती है, मतलब जैसे एक कुछ इस टाइप की प्लेट होती है, ये बबल कैप ही से बोल देते हैं कि इसके अंदर तो बुलबुले से निकल रहे हैं। जो एक हमारा ड्रम ड्रायर होता है चीज़ों को ड्राई करने के लिए, गिव द ड्राई प्रोडक्ट, ये ड्राई प्रोडक्ट देता है किसकी फॉर्म में? पाउडर की फॉर्म में, फ्लेक्स की फॉर्म में, स्पेरिकल पार्टिकल्स की फॉर्म में, या क्रिस्टल की फॉर्म में? किसकी फॉर्म में देता है? हमें फ्लेक्स की फॉर्म में। फ्लेक्स पता ना, धागे धागे से, तार तार से उन्हें बोलते हैं। इन ट्रे ड्रायर, ड्राई करने की जो ट्रे है, फैन इज प्लेस्ड इन टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर। जो ट्रे ड्रायर होता है, ये जैसे ये कोई ट्रे है, इसके अंदर वो लिक्विड से भरा होगा, इसे सुखाने के लिए क्या यहाँ फैन लगाए लगाए होते हैं इस तरह, इसके साइडों में फैन लगे होते हैं। ये क्या है? टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर, हीट को फटाफट ट्रांसफर करता है और जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा करता है?
देखो हमें ये तीन प्रोसीजर कंडक्शन कन्वेक्शन कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों दिखते हैं। देखो जब हम एक पानी बॉईल करते हैं आग लगानी पड़ती है, और कंडक्शन और कन्वेक्शन, मान लो ये प्लास्टिक का आता है, ये क्या लोहे का आता है। अब इमेजिन करना आप, सबसे पहले जो आग है, आग से जब हम हाथ हाथ को तेपते हैं, तो जैसे ही आग के नजदीक हाथ जाएंगे, हमने टच तो नहीं करा आग को, लेकिन आग, इस बर्तन ने टच नहीं किया ना आग को, फिर भी ये गर्म हो गया ना। तो यही क्या हुआ इसके अंदर, यही प्रोसेस हमारी रेडिएशन, जिसके अंदर क्या है, कोई भी फिजिकल टच नहीं होता। एक होती है कंडक्शन, हमने फिजिकली क्या किया, टच किया इस वेसल्स को, और ये जो वेसल्स है ये क्या है, ये तो इधर तो आग लगी थी, ये तो इसलिए गर्म है, और ये क्या है, साथ में अलग से वैसे ही गर्म हो गया हीट ट्रांसफर की वजह से। और जब भी लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफर हो तो इसे क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन बोलते हैं। जैसे ये एक तो कंडक्शन हो गया, ये जो बर्तन गर्म था यहाँ से इसका जो हत्था है, हैंड बोलते हैं इसे, ये हमारा हैंड और जो इस बर्तन का हैंड है, ये दोनों क्या गर्म हो गए। ये लाल लाल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, गर्म। पीछे से क्या है, इधर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है ना, इसलिए यहाँ लाल है, इधर नॉर्मल कलर है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, गर्म। हीट क्या ट्रांसफर हो गई, यही क्या है प्रोसेस, कंडक्शन। और जो वाटर है, ये वाटर क्या है, ये जो गर्म, ये जो मॉलिक्यूल्स है गर्म है, ये ऊपर जा रहे हैं, ठंडे वाले नीचे आ रहे हैं, आपस में हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये क्या हमारा कन्वेक्शन है। तो फ्लूइड के अंदर क्या होता है, कन्वेक्शन। सॉलिड के अंदर क्या होता है, कंडक्शन। अब ये याद नहीं करना, सॉलिड के अंदर होता है किसी भी चीज में जहां हमने फिजिकली टच किया, हम पानी के अंदर हाथ डाल देंगे तो वहां भी क्या होगा, कंडक्शन होगा। और लिक्विड के अंदर आपस में जो गर्म हो रहा है, ये क्या है, हमारा कन्वेक्शन है। और आग से बिना कॉन्टेक्ट के जो ये बर्तन गर्म हो गए, ये क्या हमारा रेडिएशन है। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, लिक्विड के अंदर होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी सुझाव हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।